क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो जो बाकी लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में कर रहे हैं? सिलेबस तुम्हारा ऑलरेडी एक बार कवर हो चुका है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने वहां से कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ नहीं सीखा है। हाय एवरीवन, दिस इज आकाश त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं कि जब मेरे प्री बोर्ड्स में बहुत कम मार्क्स आए थे और मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था अपनी केमिस्ट्री में, तो मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी और आज मैं वही स्ट्रेटजी तुम लोगों को देने वाला हूं। बट वेट, तुम्हें क्या लग रहा है स्ट्रेटजी हलवा है? नहीं, यू हैव टू पुट योर 10 हार्ड डेज इनटू दिस स्ट्रेटजी और तब तुम्हें इसका रिजल्ट मिलेगा और तब तुम्हें लगेगा कि हाँ एक्चुअली में तुमने कुछ बहुत इफेक्टिव कर लिया अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। तो आओ शुरू करते हैं अपनी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी को। ध्यान से मेरी बात को समझना। हमारे पास बच्चों 27 फरवरी को हमारा पेपर है। मैं तुमसे केवल 10 दिन मांगूंगा। इन 10 दिन में हम करने वाले इस पूरी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट बताऊंगा कैसे करना है। हमारे पास 3 है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे समझते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि 33 मार्क्स की। बिल्कुल सही बात है, 33 मार्क्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ तुम ध्यान से देखो कि इसमें तुम्हारे 5 चैप्टर हैं, तुम्हारे बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक को मिला के भी तो 5 ही चैप्टर हैं और अगर तुम उनका टोटल करो बच्चों तो तुम्हारा बैठता है 37। मतलब ये 5 चैप्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ये मत सोच के बैठ जाना कि फिजिकल इनऑर्गेनिक तो हो जाएगी बाद में, पहले ऑर्गेनिक कर लेता हूं क्योंकि 33 मार्क्स की, जबकि ऐसा नहीं है। 37 के ये भी बाकी 5 चैप्टर से इनको भूलना नहीं है, इन पे भी उतना ही ध्यान देना जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अभी जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तुम कहीं भी बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम कोई सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा, तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि मैं एट मैक्स स्कोर कर पा रहा हूं 40 to 50 में कहीं ना कहीं गलती कर देता हूं, मैं कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन में गलती कर देता हूं, मैं भूल जाता हूं, या फिर मैं जब आंसर लिखता हूं तो वो वाली बात नहीं आती जो टॉपर्स में आनी चाहिए। अब तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको देखने के बाद तुम्हें मैं एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जो तुम 40-50 से लेके कहां तक पहुंचाओगे बच्चों, 65 से 70 को लेके। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर मैं तो बहुत वीक हूं केमिस्ट्री में, सर मैं तो स्ट्रांग हूं केमिस्ट्री में, मुझे जरूरत नहीं है, सर मैं बीच में हूं थोड़ा सा, ना मैं बहुत वीक हूं ना मैं बहुत स्ट्रांग हूं, तो मेरे तो 40-50 ही आएंगे। नहीं, इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद तुम चाहे वीक बच्चे हो, इंटरमीडिएट हो, चाहे स्ट्रांग हो, तुम्हें सबको एक ही यहां पे क्या मिलने वाला है, 65 से 70 मार्क्स का एक रोड मैप मिलने वाला है। आओ ध्यान से देखो। तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, सर चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बनाऊं, ठीक है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, सर पीवाईक्यू लास्ट 10 इयर्स के करूं कि कौन से करूं, और उसके बाद सर हाउ टू इंक्रीज स्कोर फ्रॉम 50 to 65। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी स्ट्रेटेजी, पूरी स्ट्रेटेजी को बनाने का जब मैंने अपने लिए बनाई थी तो मेरा मेन मोटिव क्या था। तुम खुद सोचो, अगर तुम कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठाओगे और उसमें देखोगे कि यार पीवाईक्यू किसमें कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से आए हैं, तुम एक बात नोटिस करोगे कि हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हीं टॉपिक से पेपर में आएगा, लेकिन तुम ये देखो कि हर साल उन टॉपिक से पेपर में आ भी तो रहा है। अब तुम खुद सोचो कि एग्जामिनर बार बार उन्हीं टॉपिक को क्यों दे रहा है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को चैलेंजिंग भी बनाया जा सकता है। अब तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी मेन गलती यह है कि तुम समझते हो कि मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब है मैं महारथी बन गया हूं, अब मैं पूरे नंबर लेके आऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वही चैलेंजिंग क्वेश्चन तुम्हें पेपर में परेशान करने वाले हैं। वही चैलेंजिंग क्वेश्चन तुम्हें पेपर में एहसास दिलाएंगे कि काश मैं इनको बार बार देख लेता, रिपीट कर लेता, इन्हीं में मुझे बहुत सारा कुछ अच्छे से पढ़ना था, डेप्थ में जाना था। आज मैं वही समझाने वाला हूं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और उसी के बेसिस पे हमने पूरी की पूरी चैप्टर वाइज नहीं, जबकि मैं बोलूंगा कि हर चैप्टर की एक एक हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, हर चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डाल दिया है। आओ शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले ध्यान देना, स्ट्रेटेजी हलवा नहीं है। तुम्हारे 10 दिन लगेंगे, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह को उठना पड़ेगा, तुम्हें 5-6 घंटे देने पड़ेंगे। सर सुबह को उठना पड़ेगा? सर सुबह तो मेरा मैच है, 7 बजे क्रिकेट खेलने जाना है। सर मैं ही तो हूं वो जो घंटी बजा के सबको उठाते हैं कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। अबे गोकुल धाम के बिंदास बीड़े, पहले पढ़ ले भाई, ये जीपीएल बाद में खेल लियो, जीपीएल खेलने का बहुत टाइम है तेरे पास, ठीक है, पहले पढ़ ले भाई, बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना बच्चों, यहां पे देखो, हर एक चैप्टर के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट पे वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उस चैप्टर के बहुत ज्यादा क्रीम है, जहां से तुम्हें पेपर में मैक्सिमम 99% देखने को कुछ ना कुछ मिलेगा क्वेश्चन में। आ जाओ जरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इफेक्टिव होता है। केसीएन, एजीसीएन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनल केस है। अल्कोहलिक केओएच, सेडजेफ रूल, एक्वस केओएच, अल्कोहलिक में तुम्हारा एलिमिनेशन होता है, एक्वस में तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम इनको बार बार रिपीट करना है क्योंकि पेपर में यही आएगा। उसके बाद नेम रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन। उसके बाद तुम्हारा एल्कीन का अगर मैं हैलोजन एसिड से रिएक्शन करूंगा तो मार्कोनिकोवरल, एंटी मार्कोनिकोवरल, यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बच्चों क्लासिफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां से तुम्हें क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। बेंजाइलिक, अलाइलिक, विनाइलिक, विसिनल, जेमिनल, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा दिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। एग्जांपल में से 6.9, 6.6। अब स्ट्रेटेजी को पूरा देख लो पहले, हर एक चैप्टर की देख लो पहले, और फिर देखना जाके कि क्या मुझे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते थे अब तक
कि मैं इनको इग्नोर कर रहा था और इंपॉर्टेंट होते हुए इग्नोर कर रहा था, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम गलती कहां कर रहे थे और जो तुम अब नहीं करने वाले हो। उसके बाद बच्चों इंटेक्स्ट का क्वेश्चन 6.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एराइल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इनको रिएक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से। तो इनको सीरियसली लेना, क्वेश्चन को जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसको सीरियसली लेना, और इन टॉपिक को बहुत सीरियसली तुम्हें लेना है, और इन टॉपिक को तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। सेम बच्चों सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर में हाइड्रेशन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टाइप्स हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म, इसकी ईज, ऑक्सीडेशन जब करवाओगे प्राइमरी में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, टर्शियरी में क्या होगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद नेम रिएक्शन, भाई नेम रिएक्शन को अगर तुमने 10 बार नहीं लिखा एग्जाम से पहले, तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि पेपर में आएंगी, डायरेक्टली आएंगी। राइमर टाइमर, सेलिसल्डिहाइड बनेगा, कोलबेज रिएक्शन, डोज प्रोसेस एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। अभी क्या बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिव नहीं होता, किसमें, हेलोएरिन में, लेकिन वो कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है, उसी का एग्जांपल है कि यहां पे हम OH से सब्स्टिट्यूट कर देंगे Cl को। हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल में एक डालते हैं ब्रोमीन खाली CS2 में, एक डालते हैं ब्रोमीन वाटर, दोनों में बहुत फर्क है, पेपर में आता है। मैकेनिज्म ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन का ऑफ एल्कोहलिक तो ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है अपने को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, इस चैप्टर के भी सारे मैंने तुम्हें यहां पे दे दिए हैं, ठीक है, सारे मैंने तुम्हें यहां पे दे दिए, नोट कर लो इन्हें, इनको नोट कर लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करता हूं मैं थर्ड चैप्टर की, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एमओपी में ध्यान रखना, रिएक्टिव ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटोमेरिज्म हो जाता है। सारी नेम रिएक्शन 2 से 3 बार आराम से कर लेना आज ही। रोजनमंड, स्टीफन, टार्ड, गेटरमैन, क्लेमेंशन, वॉल्फ कृष्णर, केनीजेरो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, एसिटल क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है, ऑक्साइम, साइनोहेड्रिन, एक एक नंबर में पेपर में आएंगे। इन टेस्ट में से कोई सा एक आएगा, आयोडोफॉर्म, टोलेंस और फेलिंग्स, एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में क्या होता है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत कर देना। अगले चैप्टर पे चलते हैं, अमाइंस, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक नेचर, गैसियस और एक्वस, एक्वस का एक्सेप्शनल होता है, एक होता है 231, एक होता है 213, ध्यान रखना, ये तुम नॉर्मली कर लोगे, ये तुम नॉर्मली बेसिक सेंस से भी कर लोगे, लेकिन यहां पे एक्सेप्शनल केस है 231, 213, एक तुम्हारा मिथाइल का, एक तुम्हारा इथाइल का। बेसिक नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या होता है, डोनेटिंग में क्या होता है, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमाइड, ग्रेब्रियल थैलेमाइड, स्कॉटन बोमेन, और टेस्ट फॉर अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कार्बल अमाइन, नाइट्रस, हाइंसबर्ग और ज़्यूटराइन क्या होता है, याद रखना, एक नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद व्हाई ड्यूरिंग डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एलिनिन व्हिच इज ओपी डायरेक्टिंग गिव्स ऑल ऑर्थो मेटापेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, आने के बहुत चांसेस होते हैं। डायएजोटाइज रिएक्शन में कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना। आगे बढ़ जाता हूं बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन अच्छा खासा मार्क्स तुम्हें देके जाएगा, 7 मार्क्स। मैंने अभी तक नहीं बोला कि तुम भाई एक काम करो कि लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू लगा लो, मैं तुमसे कहीं नहीं रहा, मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें दे रहा हूं, इनके पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से कर लेना, चाहे तुम पूरे चैप्टर के चाहे 10 साल के लगाओ चाहे 20 साल के लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इकलौता चैप्टर ऐसा है जहां पे मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन कर लो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसके लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू तो जरूर कर लेना, जरूर ही कर लेना, ठीक है। इस पूरे स्टडी में केवल 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे मैं बोल रहा हूं कि भाई इनमें तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा, एक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और एक है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बहुत विड्थ है चैप्टर की, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं, इनको कर लेना, भूल मत जाना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, सॉल्युबिलिटी में हेनरी लॉ या फिर उसकी एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन मिलेगा, हेनरी लॉ का फॉर्मूला ये होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आइडियल नॉन का डिफरेंस याद रख लेना, एग्जांपल एटलीस्ट 2 याद रख लेना। उसके बाद ये वाला फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा, रोल्स लॉ के फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा, अगर इसमें नहीं आया तो इस पे आ जाएगा, जिसमें तुम्हारी लिक्विड फेज या फिर वेपर फेज की कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में न्यूमेरिकल आएगा, वेंटो फैक्टर से ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, ध्यान रखना। ऑस्मोसिस में अगर क्वेश्चन आएगा तो हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक की एप्लीकेशन से आएगा, ध्यान रखना कि भाई ब्लड वेजल फूल जाती है या फिर स्वेल हो जाती है, उससे क्वेश्चन आएगा। अच्छा ध्यान रखना, जब भी इस चैप्टर को करने बैठोगे एटलीस्ट 15 न्यूमेरिकल्स तुम्हें इस वाले टॉपिक से एटलीस्ट लगाने हैं उसी टाइम पे। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना, लगेगा यहां से क्वेश्चन, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। या तो ये लगेंगे या फिर इनसे मिलते जुलते लगेंगे ही लगेंगे। अगली बात करता हूं बच्चों में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 9 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफरेंस गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में देख लेना, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन के साथ साथ ये सारे फॉर्मूले, और इन पे ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला जो तुम्हें बताया गया, स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। 15 से 20 न्यूमेरिकल तुम्हें इस टॉपिक से लगाने ही लगाने, इंक्लूडिंग ऑल दीस फॉर्मूला, नर्स्ट,
तुम्हारा कंडक्टिविटी, तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस, तुम्हारा डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, इनकी डेफिनेशन और इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन क्या होता है याद रखना। कोलरोच लॉ को अच्छे से करना है बच्चों, इसका एक न्यूमेरिकल जरूर लगाना है, 1 से 2 न्यूमेरिकल लगाने, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैटरी में अगर बात करूं तो लेड स्टोरेज से ही पेपर में आएगा, ये मान के चलो, और फ्यूल सेल से, ये दो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करो तो ये सारे लगा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लिया मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम कहीं पे भी मार नहीं खाओगे पेपर में, ध्यान रखना। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करो बच्चों आगे, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है, रेट लॉ पे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, आएगा, बहुत चांसेस है कि आ जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी वर्सेस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड ऑर्डर न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, आने के चांसेस हैं। जीरो फर्स्ट ऑर्डर में के कैसे निकालें, टी हाफ कैसे निकालें, एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल कर लेना। और जो इसमें मैंने एनसीईआरटी में लगाए, यहां से एक क्वेश्चन फंसेगा, यहां से एक क्वेश्चन फंसेगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, छांट के लगाए हैं, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट छांट के लगाए हैं। और हीनियस इक्वेशन की इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल आएगा, आ सकता है, 2 न्यूमेरिकल से 5 न्यूमेरिकल अपना आराम से प्रैक्टिस करके बैठ जाना, और इसके ग्राफ और उसके क्वेश्चन कर लेना। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन इक्वेशन का इंपॉर्टेंट दे दिए क्वेश्चन एनसीईआरटी के, इनको इग्नोर मत कर देना, बहुत बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, जब पेपर हो जाएगा तो याद करोगे, सर ने बोला था, मैंने फिर भी नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन 7 मार्क्स का है, ध्यान रखो, नोमेनक्लेचर से तुम्हें करना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना, लिंकेज का, हाइड्रेट का, आयनाइजेशन का, फेशियल मेरिडोनल का, उसमें भी ये 2 इंपॉर्टेंट है जहां से बहुत रेगुलर पूछा जाता है आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन। एक में ज्योमेट्रिकल बताना है और दूसरे में भी ज्योमेट्रिकल बताना है, या फिर ऑप्टिकल भी बता सकते हो। उसके बाद पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मूवमेंट, उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना। ध्यान रखना, वीबीटी और सीएफएससी हमारे पास 2 बॉन्डिंग है, लेकिन वीबीटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बहुत सालों में वीबीटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं एज कंपेयर टू सीएफएससी, ये ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए वीबीटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बता चुका हूं किस पे ज्यादा ध्यान देना है, वीबीटी पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात में बच्चों, 7 मार्क्स का पूरा चैप्टर है, ध्यान दो मेरी बात, ध्यान समझना मेरी बात को। ये चैप्टर बहुत ज्यादा वाइड है, मतलब इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, तुम अगर इसको एनालाइज करोगे ना, जब मैंने इसको एनालाइज किया ना कि भाई एक बार देख तो लो कि पीवाईक्यू कहां से ज्यादा आ रहे हैं बोर्ड्स में, पूरा चैप्टर फैला हुआ है, मतलब कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं इस पे एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा ध्यान दे रखा हो, सब टॉपिक से हर साल कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो तुम्हें यहां पे क्या करना है बच्चों, पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है भाई, सीरियम की देख लेना, यूरोपियम की देख लेना, गैडोलियम की देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वालों की देख लेना, क्रोमियम की देख लेना, कॉपर की देख लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी में आयनाइजेशन और रेडियाई का ट्रेंड देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। केस ऑफ ज़िरकोवियम एंड हैफियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका हाईएस्ट होगा, कैसे निकालते हैं। और प्रिपरेशन में K2Cr2O7 KMnO4 की प्रिपरेशन, और तो और इनकी रिडॉक्स रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, कर लेना। और उसके बाद लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू करना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ यहां पे वो नहीं, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू तुम्हें डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में करना है। अगर तुमने बच्चों इतना कर लिया तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि तुम जब पेपर में बैठोगे ना, तो तुम्हें ये फील होगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं अपना आंसर करते हुए। क्यों? क्योंकि मैंने वो सारी चीज कर ली है जो पेपर में है। और कैसे पता है? क्योंकि भाई पूरा एनालिसिस करके दिखाया तुम्हें यहां पे कि पेपर में पीवाईक्यू में तुम्हें कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, वही चैलेंजिंग है और वही तुम्हें ध्यान देने हैं। ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है, इसको ध्यान रखना। अब क्या करना है तुम्हें, 10 दिन के, मैंने क्यों मांगे थे तुमसे 10 दिन बच्चों, अब इन 10 दिन में, अगले 10 दिन में तुम्हें क्या करना है, अगले 10 डेज में तुम्हें एक चैप्टर लेके बैठना है, और इस एक चैप्टर में सबसे पहले जो मैंने बोला है वो करना है। ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना जो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुरुआत करूं हेलो एल्केन हेलो एरिन से, तुम्हारा पहला दिन बच्चों कैसा होगा? तुम्हारा पहला दिन क्या होगा? तुम्हारा पहला दिन होगा कि मैं जल्दी से बैठूं और ये सारे पार्ट को जल्दी से रिवाइज कर लूं जो भी सर ने बोले हुए हैं। इसको करने के बाद मैं क्या करूं, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लूं, और इसको करने के बाद मैं एक बार पीवाईक्यू देख तो लूं कि सर ने सही बताया था कि इन्हीं टॉपिक से पीवाईक्यू ज्यादा पूछे गए हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक है, तुम्हें कुछ पीवाईक्यू लगाने हैं, एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि ये तो तुमने कर लिया, इनसे रिलेटेड तुम्हें पीवाईक्यू मिलेंगे, तुम्हें वो भी सॉल्व करने ही हैं। और उसको करने के बाद तुम 10 दिन तक ऐसे ही चलोगे। उस 10 दिन के टाइम पीरियड में बच्चों, उस 10 दिन के टाइम पीरियड में जैसे ही तुम्हारा 11वां दिन आएगा, तुम सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दोगे। अच्छा, एक बात और, जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, मान लो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम भी है, तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो ये मत करना पीवाईक्यू में जो तुम्हें पसंद आए बस वो सॉल्व करना है। नहीं, जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठोगे किसी भी चैप्टर का, तो 16 लेने हैं तुम्हें एमसीक्यू, 16 क्या लेने हैं, एमसीक्यू लेने हैं। उसके बाद तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेने हैं 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। केस बेस जरूर लेना है उस चैप्टर से, एटलीस्ट 2 केस बेस लेने, पीवाईक्यू वाले सॉल्व करते रहो। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अलग से आगे करो कहीं पे भी। और फिर तुम्हें करना है एक सैंपल पेपर की तरह अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व, और उसके बाद तुम कोई भी सैंपल पेपर
दोगे तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। ये थी हमारी स्ट्रेटेजी, जल्दी से इसको करना शुरू कर दो, इंप्लीमेंट कर दो अपने ऊपर। सही बात है, ठीक है। अब अंत करते हैं इस स्ट्रेटेजी वीडियो का एक पिंकू जोक से। पिंकू जोक होता है क्या, एक हाथी होती है, एक चींटी होती है। बे पढ़ ले जाके, भाई खत्म हो गई स्ट्रेटेजी। पिंकू जोक सुनेगा क्या, जाके पढ़, जल्दी से इंप्लीमेंट कर और मजे करो। बाय एवरीवन, बाय गाइस।